हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक बेसिक है किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को डेवलप करने का। चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे वो पास्कल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सबका जो बेसिक है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। और कोई भी अच्छी प्रोग्रामिंग बिना कंट्रोल स्टेटमेंट्स की नॉलेज के साथ नहीं की जा सकती। तो मेरा ख्याल से कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए बेस्ट जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज ही है, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट हर तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। चाहे वो बेसिक डिसीजन मेकिंग हो, या वो लूपिंग कंट्रोल हो, या ट्रांसफर कंट्रोल हो। तो सी लैंग्वेज में तीन तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। एक है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और तीसरा है ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं कि अगर ये चीज ठीक है तो हमने क्या करना है, अगर ये चीज गलत है तो हमने क्या करना है। दैट मीन्स जहां पर इफ आता है या एल्स आता है वहां पर हम डिसीजंस यूज करते हैं। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में दो तरह की हैं, इफ स्टेटमेंट्स या स्विच स्टेटमेंट्स। अभी प्रोग्रामिंग में हम इनमें फर्क देखेंगे। सिंपल इफ स्टेटमेंट्स आगे चार तरह की होती हैं। सिंपल एक तो बेसिक इफ होता है कि अगर ये ठीक है तो हम क्या करें। एक होता है इफ एल्स, अगर ये ठीक है तो हम ये करेंगे, एल्स मींस नहीं तो हम ये करेंगे। नेस्टेड इफ होता है कि अगर ये ठीक है और अगर ये भी ठीक है और अगर ये भी ठीक है तो हमने क्या करना है। एक इफ डिसीजन के अंदर एक और इफ आ रहा है, ठीक है। जब एक इफ के अंदर एक और इफ आ जाता है तो उसको नेस्टेड इफ कह देते हैं। और एल्स इफ लेटर क्या होता है कि इफ एल्स लेटर, जैसे आपने आपने इफ कंडीशन लगाया और एल्स के बाद फिर एक और इफ लगाया, एल्स के बाद फिर एक और इफ लगाया, एल्स के बाद फिर एक और इफ लगाया। वो लेटर की फॉर्म में कंडीशंस चेक करता है, और नीचे वाली कंडीशंस में जब वो आता है वो ऊपर वाली कंडीशंस को चेक करके आता है। अभी ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे। तो पहले ब्रीफली सबकी थ्योरी देख लेते हैं हम। जैसे इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगी। और जरूरी नहीं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ही स्टेटमेंट रन होगी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी रन हो सकती हैं। तो राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी रन कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड अटेंडेंस ग्रेटर देन 85, देन द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज ए एंड प्रिंट एफ गुड स्टूडेंट। दैट मीन्स अगर स्टूडेंट के दो कंडीशन है हमारे पास। अगर स्टूडेंट के मार्क्स भी ज्यादा हैं और उसकी अटेंडेंस भी ग्रेटर देन 85 है, ये दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है इकट्ठा, तब तभी बीच में एंड ऑपरेटर लगा है। तो उसका ग्रेड ए है और वो एक अच्छा स्टूडेंट है, इसको हम स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारी एक बेसिक इफ स्टेटमेंट। हम पहले सभी स्टेटमेंट्स की थ्योरी देख लेते हैं, फिर एक एक उनका प्रोग्राम देख लेंगे। उसके बाद आता है इफ एल्स। क्योंकि जब आप कहते हो कि मैंने कुछ ट्रू होने पे ये करना है, तो उसके नॉट ट्रू होने पे क्या करना है वो भी तो क्लियर होना चाहिए ना प्रोग्रामिंग में। अगर मैं कहता हूँ ए बी से बड़ा है तो मैंने ये करना है, तो अगर वो ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या करना है, वो भी तो कुछ करना है ना। अगर कंडीशन ट्रू है तो भी कुछ करेंगे, नहीं ट्रू, क्योंकि हमें कंप्यूटर को तो सब कुछ बताना पड़ेगा, सभी कंडीशंस में आउटकम बतानी पड़ेगी। तो इफ कंडीशन, इसका सिंटेक्स हम देख लेते पहले। इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस रन दिस स्टेटमेंट, एल्स मींस नहीं तो रन दिस स्टेटमेंट। सिमिलरली इफ कंडीशन इज ट्रू यू मे रन मोर देन वन स्टेटमेंट। और जब भी हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स रन करते हैं तो हम उसको ब्लॉक्स में डालते हैं, जिसको हम नेस्टेड ब्रैकेट्स के ब्रेसेस कहते हैं। एल्स भी मल्टीपल चीजें हमने करनी हो सकती है। तो ये है हमारी स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा कि नंबर इवन और ऑड है। If a modulus 2 is equal to 0, the number is even, else number is odd। इसको बहुत ही सिंपली हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक मेरे पास नंबर है a, उसका मॉडुलस 2 अगर वो 0 के बराबर आ जाता है, किस नंबर का मॉडुलस 0 होगा। मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 7। व्हाट इज 7 मॉडुलस 2। मॉडुलस हमें पता है रिमाइंडर रिटर्न करता है 1 आएगा। व्हाट इज 8 मॉडुलस 2, दैट्स 0। ओके। 9 मॉडुलस 2 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 10 मॉडुलस 2 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जहां जहां पे नंबर इवन था वहां वहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा मॉडुलस 0 आता है। बिकॉज जब आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट
एफ द नंबर इज इवन एल्स नंबर इज ऑड। तो अगर तो जीरो है तो इवन प्रिंट कीजिए, जीरो नहीं है तो ऑड प्रिंट कीजिए। इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को रन करते हैं। अब हम अगला पार्ट देखेंगे, इफ एल्स। हाँ, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ होता है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ आना। जैसे मैंने एक इफ लगाया, उसकी ब्रैकेट शुरू कर दी, उसके अंदर एक और इफ आ रहा है। इफ कंडीशन वन, इफ कंडीशन टू, देन दिस स्टेटमेंट वन एल्स इफ दिस स्टेटमेंट टू। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट टू कब चलेगी? जब कंडीशन वन ट्रू है और कंडीशन टू फॉल्स है, तब ये चलेगी। इसको भी हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि कहाँ पे यूज होता है। सिमिलरली आप देखिए, या ये है इफ एल्स लैडर। अगर ये कंडीशन वन ट्रू है तो ये करना है, नहीं तो अगर कंडीशन टू ट्रू है तो ये करना है, नहीं तो कंडीशन थ्री ट्रू है तो ये करना है। सो दैट मीन्स आप कंडीशन थ्री पे कब आओगे? जब आप कंडीशन वन और टू को चेक करके आओगे। सिमिलरली कंडीशन फोर पे कब जाओगे? जब आप तो यहाँ पर एक लेटर की फॉर्म में बन जाता है। लेटर की फॉर्म में हम जब भी अपर मोस्ट लेटर पे जाते हैं तो हम नीचे वाली सारी स्टेप्स पे चढ़ के जाते हैं। सो दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज अ लेटर। वो भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे। ये देखिए, जैसे ये प्रोग्राम बनाया गया है कि अगर डे की वैल्यू वन है तो मंडे प्रिंट कीजिए, अगर डे की वैल्यू टू है तो ट्यूसडे प्रिंट कीजिए, नहीं तो अगर डे की वैल्यू थ्री है तो वेडनेसडे प्रिंट कीजिए, नहीं तो अगर डे की वैल्यू फोर है तो थर्सडे प्रिंट कीजिए। तभी अब थर्सडे पे कंट्रोल कब आएगा? जब वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चेक कर लेगा। डायरेक्टली जंप करके नहीं आ सकता थर्सडे पे। ओके। और थर्सडे जब एग्जीक्यूट कर लेगा वो फिर बाहर चले आएगा, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग ए टाइप ऑफ लेडर। लेडर मीन्स बॉडी। तो अगर आपने स्टेप नंबर सिक्स पे जाना है तो आप पहले फाइव स्टेप्स चढ़ के जाओगे। ओके। सो ये हम इस वीडियो में सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स के ही प्रोग्राम्स और उसकी थ्योरी देखेंगे। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि इफ स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो मैंने ये चार प्रोग्राम पहले ही डेवलप करके रखे हैं। जैसे इफ डॉट सी, प्रोग्राम का नाम ही है इफ डॉट सी। जैसे, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड। प्रोग्राम के बिगिनिंग में हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या होता है कि हेडर फाइल होती है। हैश मींस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हम कंप्यूटर को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपने कुछ इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है? एक हेडर फाइल। उस हेडर फाइल का नाम क्या है? stdio.h। तो दिस इज कॉल्ड ए प्री प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डायरेक्टिव होता है आदेश। उसके बाद हमने एक और डायरेक्टिव लिया, कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच क्या होती है? कंसोल इनपुट आउटपुट होती है। जो लास्ट वाली लाइन है गेट सी एच, वो बेसिकली कोनियो डॉट एच में होती है। उसके बाद हमने आई एन टी मेन लिखा। यहाँ पर आई एन टी हम इसलिए लिखते हैं, अगर मेन वैल्यू वैल्यू मेन कुछ रिटर्न करता है तो यहाँ पर वो रिटर्न जीरो आएगा। तो यहाँ पर आई एन टी है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो फंक्शन। अगर यहाँ पर आपने आई एन टी लिखा है तो इधर नीचे रिटर्न लिखना जरूरी है। ओके। अगर आपने वॉइड लिखा है तो आप रिटर्न को अवॉइड कर सकते हो। सिमिलरली हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। ध्यान से देखिए, हमने दो वेरिएबल, जब मैं आई एन टी ए कॉमा बी लिखता हूँ, दिस मीन्स ए एंड बी आर द वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंटीजर। तो हम पहले दोनों वेरिएबल्स को रीड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस तरह से हम स्क्रीन पे मैसेज दे सकते हैं। उसके बाद हम स्कैनफ से वेरिएबल्स रीड कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जितने वेरिएबल्स रीड करने हैं, अगर तो उनकी जड़ डाटा टाइप इंटीजर है तो उतनी बार परसेंटेज डी आएगा। एक लाइन में भी रीड कर सकते हैं, दो लाइनों में भी रीड कर सकते हैं। कॉमा एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। तो दो वेरिएबल्स रीड हो गए। अब हमने क्या लगानी? इफ स्टेटमेंट। अगर ए बी से बड़ा है, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हम प्रिंट आउट कर रहे हैं कि ए इज बिगेस्ट। अगर ए लेस देन बी है तो बी इज बिगेस्ट। तो दो हमने सेपरेट सेपरेट इफ स्टेटमेंट्स लगाई यहाँ पर। ये देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो दो सेपरेट सेपरेट हमने स्टेटमेंट्स लगाई हैं। वो क्यों लगाई हैं हमने? दो सेपरेट स्टेटमेंट्स, एक इफ स्टेटमेंट ये लगाई हमने और एक इफ स्टेटमेंट इस लगाई। बिकॉज इसमें भी हमने एल्स पार्ट नहीं हमारे पास गिवन, बिकॉज ये सिंपल इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। तो हमने इफ को ही यूज करके प्रोग्राम बनाना था। तो कन्वीनियंस के लिए हम प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। वैसे ऑल दो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बट धीरे धीरे करेंगे तो सभी प्रोग्राम समझ लग जाएंगे हर लेवल के। तो ये देखिए, वो मेरे से पूछ रहा है एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। लेट्स मी एंटर 4 and 8।
A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 8. So I can see 8 is biggest. So that's very clear. So that is how this program is done. Let's go to the second program. मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं उससे पहले. सेकेंड प्रोग्राम में अगर आप देखें तो इट्स अ सेम प्रोग्राम, सिर्फ यहाँ पर इफ के बजाय एल्स लगा दिया गया है. रेस्ट द होल प्रोग्राम इज सेम. रेस्ट द होल प्रोग्राम इज सेम. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर हमने इफ की जगह एल्स लगा दिया है. इफ ए लेस देन बी था ना यहाँ पर, तो इफ ए ग्रेटर देन बी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो ए इज बिगेस्ट. नहीं तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ये बी इज बिगेस्ट को प्रिंट करेगा. तो बेसिकली ये वाला प्रोग्राम ज्यादा इफ एल्स हम ज्यादा प्रोग्राम पे ऊपर मारे, बिकॉज एफ इफ और इफ एल्स में फर्क क्या आ जाता है. इफ में तो हम सिर्फ एक इफ की कंडीशन ही चेक कर रहे हैं, और जब हम इफ के साथ एल्स भी लगा रहे हैं तो जब कंडीशन नहीं ट्रू होगी हम उस पार्ट को भी हैंडल कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा कंट्रोल आ जाता है. तो जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं, जब भी हम कोई लॉजिक डेवलपमेंट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास प्रोग्राम का कंट्रोल रहे. बिकॉज अगर कोई प्रोग्राम में ऐसी कोई वैल्यूज आ जाए जिनको हमने प्रोग्राम में टेक केयर नहीं किया हुआ, तो वहां पर इट कुड लैंड इनटू ट्रबल. वहां पर हमें मुश्किल पड़ सकती है, हमारा प्रोग्राम हैंग हो सकता है या एरर्स दिखा सकता है. तो इसलिए if else is a better working statement than if statement. Okay, so इस प्रोग्राम को भी एक बार रन करके देख लेते हैं, if else वाले प्रोग्राम को भी. तो यहाँ पर हमने जाना है, ये रन का बटन होता है विजुअल स्टूडियो कोड में. तो यू ऑल कैन सी वी कैन रन दिस प्रोग्राम. स्क्रीन और बड़ी कर रहा हूँ. तो एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. आई कैन सी आई कैन एंटर ए एज लेट्स से 40 50 सॉरी, एंड सी एज 60, बी एज 60. तो 60 is biggest out of these two. तो मेरा ये वाला प्रोग्राम भी हो गया. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. कोड वाली विंडो का साइज बड़ा कर रहा हूँ. अगला प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें है नेस्टिंग. सबसे पहली बात, जब भी नेस्ट की बात आती है ना, एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए. नेस्ट का मतलब होता है एक इफ के अंदर, जैसे मैंने एक इफ लिखा ना, कुछ भी लिखा जिसके अंदर कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर ब्रैकेट के बाद जब एक और इफ आ जाता है ना, तो वो नेस्ट बन जाता है. ऐसे कुछ भी आ गया, एक इफ के अंदर जब एक और इफ आ गया तो वो नेस्ट बन गया. नेस्टिंग होता है घोंसला, एक नेस्ट के थ्रेड के अंदर एक और नेस्ट. तो उसको हम कहते हैं, जैसे हमने देखा ना, ये जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, एक नेस्ट का थ्रेड है, अंदर एक और नेस्ट का थ्रेड आ गया, अंदर एक और थ्रेड आ गया, अंदर एक और थ्रेड आ गया, ऐसे. दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज. इसी तरह से एक इफ के अंदर एक और इफ आ गई, उसके अंदर एक और इफ आ गई, उसके अंदर एक और इफ आ गई. इस चीज को हम नेस्टिंग कहते हैं. तो इसमें हम बेसिकली, ये प्रोग्राम है टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स. टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स. इस प्रोग्राम को भी देखते हैं. तो मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी. ओके, तो इसका प्रोग्राम कैसे डेवलप करेंगे. अगर तो ए बी से बड़ा है, हम जैसे नॉर्मली नॉर्मल लाइफ में चेक करते हैं वैसे हम कोडिंग डेवलप करेंगे. अगर ए बी से बड़ा है, और अगर ए सी से भी बड़ा है, अगर देखिए ए बी से भी बड़ा है और से ए सी से भी बड़ा है, तो नो डाउट हमें पता है कि प्रिंट हम क्या करेंगे, ए इज बिगेस्ट. ए इज बिगेस्ट. ये चीज तो क्लियर हो गई. देखिए, अगर फर्स्ट नंबर मेरा फर्स्ट सेकंड से भी बड़ा और थर्ड से भी बड़ा है, तो वही मेरा सबसे बड़ा हो गया. अगर मेरा नंबर फर्स्ट से बड़ा है, पर मेरा नंबर सेकंड से थर्ड से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स मेरा थर्ड जो है वो फर्स्ट से बड़ा है. दैट मीन्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, दैट मीन्स सी इज ग्रेटेस्ट. देखिए, ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ए बी और सी. पहला केस हमने देखा कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, तो ए सबसे बड़ा है. और अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स सी ए से बड़ा है. दैट मीन्स सी ए से बड़ा है. तो इसी के एल्स पार्ट में हम लगा सकते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन सी, ये देखिए हमने लगाया इफ ए ग्रेटर देन सी देन ए इज बिगेस्ट. और अगर ए सी से बड़ा नहीं है, एल्स पार्ट में हम आ जाएंगे. एल्स पार्ट तभी चलेगा जब इफ ट्रू नहीं होगा. एक चीज बहुत क्लियर है, अगर ए सी से बड़ा नहीं है दैट मीन्स सी ए से बड़ा है, और अगर सी ए से बड़ा है तो सी इज बिगेस्ट आ गया.
तो ये तो हो गया पहला केस हमने हैंडल किया कि अगर हमारा ए बी से बड़ा है, और अगर हमारा एल्स पार्ट में हम तभी आएंगे अगर ए बी से बड़ा नहीं है। यहाँ पर हम कब एंटर करेंगे, यहाँ पर हम तब एंटर करेंगे अगर जो हमारा बी है वो ग्रेटर देन ए है। अगर हमारा बी ग्रेटर देन ए है, और अगर हमारा बी ग्रेटर देन ए है तो हम चेक करेंगे बी को सी के साथ। तो क्या बी सी से भी बड़ा है? अगर बी सी से बड़ा है तो बी सबसे बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स सी बी से बड़ा है। और अगर सी बी से बड़ा है तो सी इज बिगेस्ट। तो बेसिकली मेरे पास तीन नंबर्स हैं, ए बी सी। हम एग्जांपल देखते हैं। ए की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू 20, और इसकी वैल्यू 30। तो यहाँ पर ए को देखें, अगर ए बी से बड़ा है, क्या है? नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगी हमारी, हम नीचे वाली लूप में आ गए। तो क्या बी ए से बड़ा है? यस। 20 इज ग्रेटर देन 10। तो क्या 20 30 से बड़ा है? नो। तो 30 20 से बड़ा है तो 30 इज बिगेस्ट। देखिए, एक और दोबारा देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये देखिए, तो नंबर्स हैं हमारे पास ए बी एंड सी। लेट से ए की वैल्यू मैं लेता हूँ 10, बी की वैल्यू मैंने ली 20, और सी की वैल्यू ली मैंने 40। तो इस केस में क्या ए बी से बड़ा है? नहीं। क्या ए बी से बड़ा है? नो, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो दैट मीन्स हमारी ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी। जैसे ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, हम यहाँ पर आ गए। जैसे हम यहाँ पर आए तो हमने देखा हमारा बी तो ए से बड़ा था। तो क्या हमारा जो बी है वो सी से भी बड़ा है? चेक करते हैं। क्या 20 40 से बड़ा है? नो। तो ये वाला इफ भी नहीं चला, ये वाला इफ नहीं चला, तो हम एल्स पे आ गए। ये भी रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग हो गया तो हम एल्स पे आ गए। एल्स पे तभी आए जब सी बी से बड़ा था। तो सी इज बिगेस्ट, तो इसका आंसर आ गया 40। इसका आंसर क्या आ गया? 40। इसी तरह से अगर ए बी सी की वैल्यूज हम और ले लें, लेट से मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 40, बी की वैल्यू ले लेता हूँ 20, और सी की वैल्यू ले लेता हूँ 10। तो अब देखिए, अब ए मेरा बी से भी बड़ा है और ए मेरा सी से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है, ये ट्रू है, और ए सी से बड़ा है, ये भी ट्रू है। तो ये वाली प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगी, ए इज बिगेस्ट। तो इस तरह से ये वाला प्रोग्राम हम करते हैं टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तो इसमें एक इफ के अंदर, ब्रैकेट के अंदर एक और इफ आती है, तभी इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो हमारा लास्ट पार्ट का आज के वीडियो का है इफ एल्स लेटर। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं और हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव कर रहे हैं। हमारा अगला प्रोग्राम है इफ एल्स लेटर। लेटर का मतलब होता है पौड़ी। ठीक है, एक पौड़ी पे जाने के लिए हमें दूसरी पौड़ी पे चढ़ के आना पड़ता है। आप कोई भी पौड़ी जंप नहीं करके जा सकते। आपको अगर एक पौड़ी पे जाना है तो आप पौड़ी चढ़ के आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक फंडामेंटल रादर प्रोग्राम यूज होता है इसमें। और ये बहुत ही फंडामेंटल प्रोग्राम है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। मोस्टली जितनी भी बुक्स हैं उनमें भी इसी तरह के प्रोग्राम दिए गए हैं। तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे बेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर हमने डेज ऑफ वीक प्रिंट करने हैं, कि हम एक इनपुट करवाएंगे डे, और डे की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर हमारी डे की वैल्यू 1 से लेके 7 के बीच में है तो हम एक नंबर उसकी डे प्रिंट करेंगे। लेट्स से अगर डे 1 है तो मंडे प्रिंट करेंगे, अगर डे 2 है तो हम ट्यूसडे प्रिंट करेंगे, और अगर डे 1 to 7 के बीच में नहीं है तो हम इनवैलिड डे प्रिंट करेंगे। तो इस प्रोग्राम को यूज करने के लिए हम एक लेटर, बेसिकली ये मैंने स्पेसिस देके लेटर बनाने की कोशिश की है। इसका नाम हम इफ एल्स लेटर यूज करते हैं, ऑल्दो ये एक्चुअली वैसे फिजिकली लेटर वाली बात नहीं है, बट इसका नाम रखा गया है। तो इफ एल्स लेटर, तो प्रोग्राम को रन कर अंडरस्टैंड करने का बेस्ट मेथड क्या होता है कि प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप रन करके एग्जीक्यूट करके देखें और उसकी आउटपुट को चेक करें। तो वो बेस्ट वे होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डे एंटर करना है। मैं कहता हूँ डे की वैल्यू है 6। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा डे जो है, जो 6 है, क्या वो 1 के बराबर है? क्या 6 1 के बराबर है? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। मैं यहाँ पर आ, जैसे इफ रॉन्ग होता है हम एल्स पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आया,
मैंने देखा क्या मेरा डे 2 के बराबर है, एल्स क्या मेरा डे 2 के बराबर, नो बिल्कुल भी नहीं। फिर हम अगले एल्स पे आ गए, क्या मेरा डे 3 के बराबर है, नो बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा डे 4 के बराबर है, नो बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा डे 5 के बराबर है, नो बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा डे 6 के बराबर है, आर दीज टू इक्वल, यस, आंसर इज यस। तो माई आउटपुट इज सैटरडे। और जब मेरा ये वाला इफ चल पाया, मेरे को ये एल्स चेक करने की जरूरत नहीं, और अगले वाली सारी स्टेटमेंट्स ही एल्स में है, आगे वाली सारी स्टेटमेंट्स ही एल्स में है, तो आगे वाली स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। मैं बाहर आ जाऊंगा और 6 के ऊपर सैटरडे में बड़े शान से प्रिंट कर दूंगा कि भैया मेरा जो 6 है वो सैटरडे होता है। आप एक चीज का ध्यान दीजिए, जब मैं 6 पे आया, हम 6 पे आए कैसे, 6 पे आने के लिए मैं सबसे पहले 1 पे गया, फिर मैं 2 पे गया, फिर मैं 3 पे गया, फिर मैं 4 पे गया, फिर मैं 5 पे गया। ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। जहां पर मेरी आउटपुट मैच की, उस स्टेप पे मैं रुक गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इफ एल्स लेटर। अगर लेटर से मेरी डे की वैल्यू होती 8, फिर तो मेरा 1 to 7 मैच ही ना करता यहाँ पर किसी पे भी, तो इस सेल्स में आना था इनवैलिड डे। अगर मेरा डे 3 होता तो मैं जल्दी यहाँ पर मेरे को मिल जाता। ओके, तो इफ एल्स लेटर में ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप एक इफ के अंदर दूसरी इफ पे चलते हैं, दूसरी पे तीसरी पे चलते हैं, तीसरी पे चौथी पे चलते हैं, जब तक हमें फाइनली नहीं मिल जाता। तो इन स्टेटमेंट्स की जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये एक लेटर की फॉर्म बनाती है, तो इसीलिए हम इसको इफ एल्स लेटर कहते हैं। ये मेरा फर्स्ट लेटर है, ये मेरा सेकंड लेटर है, ये मेरा थर्ड लेटर है, ये मेरा फोर्थ लेटर है, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। और अगर इनमें से कोई भी ना हो, हमने 1 to 7 के बीच में चेक करना था, तो मेरा 1 to 7 के बीच में नहीं है, तो मैं बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो मैं ये थोड़ी चेक करूंगा 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, पर वो तो एंड ही कोई नहीं, कहाँ तक चेक करूंगा। तो अगर 1 to 7 है, वेल एंड गुड, उसका आंसर करो, नहीं है तो ऑल आर, एनीथिंग अदर देन 1 to 7 इज इनवैलिड। तो इसी तरह से हम डेज ऑफ ए मंथ का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। अगर 1 से 12 के बीच में मंथ है, तो वो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जून है, जुलाई है, एंड सो ऑन। तो ये 23 मिनट्स के वीडियो में मैंने आपको सारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, 4 तरह की डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक और दोबारा रिवाइज करेंगे और वीडियो खत्म हो जाएगा फिर हमारा। एक इफ स्टेटमेंट होती है, एक इफ एल्स होती है, एक नेस्टेड इफ होती है, और एक इफ एल्स लेटर होती है। चारों तरह की एग्जांपल्स विद प्रोग्राम, विद सिंटैक्स, पूरी वर्किंग है मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसके बाद किसी बुक की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो को रिवाइंड करके, फॉरवर्ड करके, रिपीट एंड रिपीट करके देखिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।